नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात हमारे देश में विरोध के राजनीति के लिए नेताओं का किसी हद तक चले जाने पर। मित्रों, हमारे नेतागण सरकार के विपक्ष में भूमिका निभाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं जिससे देश विरोधी ताकतें मजबूत होती हैं। कई बार हमारे देश के चुने हुए नुमाइंदों के बयान से पाकिस्तान दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाता है कि देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के नेता कह रहे हैं जिनको जनता का आशीर्वाद है, जनता ने चुना है। सैकड़ों बार ऐसी बात हुई है कि हमारा देश का कोई नेता यहाँ बयान दिया है और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में उस बयान को कोट किया है। लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान है और उनके बात का महत्व है, लेकिन हमारे यहाँ देश में चुनाव जीतने, विपक्ष को पटकनी देने और सत्ता पक्ष को पटकनी देना ही महत्व है। देश कोई महत्व नहीं रखता। हमारे नेताओं के आचरण में देश कहीं नहीं है। देश चाहे भाड़ में, चूल्हा भाड़ में हो। मैं यहाँ तक कहने पर मजबूर हूँ, कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि अगर कोई विदेशी शक्तियाँ हमारे नेता को कहे कि भाई इतना $1000 करोड़ दे रहे हैं, तुम देश बेच दो, मेरा नेता बोलेगा कुछ कम है, दो जल्दी ले जाओ। हम तो अपने आप को बेचने के लिए तैयार है, तुम तो देश खरीद रहे हो, हमें कोई बड़ी खुशी होगी, बेचो जल्दी ले जाओ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको 2-3 बातें ही कहूँगा, क्योंकि आधे घंटे में कितना ज़्यादा बात कह पाऊँगा और आप अपना आशीर्वाद दिए बगैर मुझे नहीं रहेंगे। शुरुआत करते हैं ताज़ा उदाहरण। मैं हालांकि एक दिन इस विषय पर बोला हूं, लेकिन ये उसकी कंटिन्यूअस है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश ATS ने लखनऊ के काकोरी में एक ऑपरेशन किया और अलकायदा जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक संगठन के एक मॉड्यूल को पकड़ा। उनके घर से कुछ खतरनाक हथियार, बम बनाने के सामग्री और कुछ दस्तावेज पकड़े गए। मज़े की बात है कि जिनके बच्चे पकड़े गए उनके परिवार के लोगों में से एक का परिवार का कहना है कि बहुत दिनों से लड़का हमारे संपर्क में नहीं था। मैं नहीं कह सकता कि वो किन के संपर्क में था और क्या कर रहा था, इसलिए ना तो मैं उत्तर प्रदेश के ATS की कार्रवाई का समर्थन करता हूँ, ना ही विरोध करता हूँ। बहुत दिनों से लड़के से कोई बातचीत नहीं हुई, तो हो सकता है मेरा लड़का गुमराह हो गया हो, किसी विदेशी शक्तियों के हाथ बिक गया हो। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात पकड़े गए आतंकी के परिवार के लोगों का कहना है। एक के पिताजी ने कहा कि देखिए, पुलिस ने जो कार्रवाई किया हमको उससे संतुष्टि है। हमारे घर से कुछ दस्तावेज पकड़े गए हैं जो गैर कानूनी थे। बयान क्या दिया जाएगा वो ये भाई साहब बताएंगे। मैंने उन्होंने अपने किसी खास लोगों को बताया, मतलब उन लोगों ने मीटिंग किया कि भाई इसको इनकार करना है कि समर्थन करना है। मतलब जिनके घर के बच्चे पकड़े गए हैं वो सिरे से नहीं खारिज कर रहे हैं, लेकिन हमारे राजनीति के लोग सिरे से खारिज कर दिए। उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य से बने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीधा इसको कहा कि ये चुनावी लाभ के लिए है, मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार पर भरोसा नहीं है। मायावती ने कहा कि चुनाव आते इस तरह की गतिविधियाँ तेज हो जाती हैं, अगर आतंकी थे तो अब तक क्या कर रहे थे। ये दोनों लोग मुख्यमंत्री जैसी संवैधानिक सीट पर बैठ चुके हैं, उसे सुशोभित कर चुके हैं और उस सीट की गरिमा को भी जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि इनपुट पर महीनों सालों तक काम करना पड़ता है। कई चीज़ें पुख्ता मजबूत करनी पड़ती है, क्योंकि अदालत में ठहरने योग्य सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर के पुलिस कोई ऑपरेशन करती है। मतलब ये नहीं कि कोई कहे कि ये चोर है और पुलिस ने पकड़ दिया और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये बात मायावती भी जानते होंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, उनके पास तो रिपोर्टिंग जाता होगा। मायावती की राजनीति चाहे जितना ओछा हो, मुस्लिम परस्ती हो, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आतंकवाद और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मायावती कहीं से भी कोई ढीलापन बर्दाश्त करती थी। मायावती लॉ एंड ऑर्डर के लिए मशहूर मानी जाती थी। वो अलग बात है कि उनका लॉ एंड ऑर्डर का चाकू
अपने विरोध वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा चलता था, अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं पर आँख बंद कर लेती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर प्रसिद्धि पाई थी और मैं उस बात का अप्रिशिएट करता हूँ। अखिलेश यादव तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बिल्कुल नाकारे साबित हुए थे। उन्होंने तो किसी बात में कहीं कोई एक नंबर का काम नहीं किया जिस पर एक पॉइंट दिया जाए कि फलाना वाला काम उनका ठीक था। एक लखनऊ जमुना एक्सप्रेसवे बनाया, उसका घोटाला का फाइल खुला हुआ है। एक गोमती रिवर वेज बनाया, उसका अभी अभी छापा पड़ा एटीएस के द्वारा, वो सब पकड़े गए हैं लोग। और अखिलेश यादव के ज़माने में पुलिस जिसको संरक्षण दे रही थी, पूज्य योगी आदित्यनाथ के ज़माने में वो लोग पंजाब भाग करके गए हैं और घुटनों को बल चल करके पुलिस द्वारा लाए गए हैं। उनकी करोड़ों अरबों की संपत्तियाँ पुलिस या तो जब्त कर रही है, जमींदोज कर रही है। ये वो लोग अखिलेश के ज़माने में पुलिस को बुला करके आदेश करा करते थे कि ये करो, और आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में वो भागा भागा फिर रहे हैं। तो वो सब दिख रहा है। मेरा यह कहने का मतलब है कि लोग, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इन लोगों के बयानों का मतलब होता है। अब मान लीजिए कि इन लोगों ने कहा कि मुझे भाजपा सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है, और वह जो आतंकी पकड़े गए हैं उन्होंने ये सारा जुर्म कबूल किया है। उनके निशानदेही पर 3-4 और लोग पकड़े गए हैं। वो बैटरी रिक्शा भी पकड़ी गई है जिसमें कुकर बम लगा करके विस्फोट करने की साजिश थी। वो बक्से भी पकड़ लिए गए हैं जिसमें एक से ज़्यादा बैटरी रखी गई है, और उन बैटरियों में विस्फोट करा करके आम भीड़ भाड़ वाले जगह में आतंक फैलाने का साजिश था। वो सब कैमरे पर आ गया है। उन लोगों ने इस बात की स्वीकारोक्ति दे दी है कि हाँ, हम इस बात में थे। उन लोगों से जो दस्तावेजी सबूत पकड़ी गई है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कोई ज़बानी एविडेंस नहीं है। वो टेलीफोन पर हुए संपर्क पर टीडीआर मतलब टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड निकाली गई है। वो सब एक दूसरे के संपर्क में, वो सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गए हैं जिसको कोई झुठला नहीं सकता। मतलब मैं अगर किसी को टेलीफोन किया हूँ तो वो टेलीफोन कंपनी में तो हमारा कॉल रिकॉर्ड गया है ना भाई, कि मैंने इस नंबर पर इतना बज के इतना मिनट पर बात किया है, इतने बज के इतना मिनट पर हमने इन लोगों से इनकमिंग आया है, कमिंग गया है, आउटगोइंग है, व्हाट्सएप पर इतना चलाया हूँ, फेसबुक इतना चलाया हूँ, ये सब तो ऑन रिकॉर्ड होता है। तो वो सब पुलिस ने प्रस्तुत किया है और वो सारे सबूत के आधार पर वो सारे पकड़े गए। अब 1% आपको बोलूँ कि अगर पाकिस्तान दुनिया में ये प्रचारित कर देगा कि भारत में मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, पूर्व कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमान को आतंकी घोषित किया जा रहा है। फिर संयुक्त राष्ट्र तो कहेगा ना कि भाई एक देश में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो उचित नहीं है, क्योंकि अब हमारा एक पुलिस बोल रहा है और नेता सारे बोल रहे हैं जो चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो हमारे देश का साख क्या होगा, दुनिया में हमारा मान क्या होगा। ये नेतागण ये नहीं सोचते हैं, लेकिन ये हम सोचेंगे कि क्या ऐसे लोगों को राजनीति में बने रहने देना चाहिए, ऐसे लोगों को राजनीति करने की इजाज़त देनी चाहिए। क्या ये आपके मताधिकार का अधिकार रखते हैं कि आप ही के पुलिस पर, आप ही के प्रदेश की बदनामी दुनिया में करवा रहे हैं? ये आपके जिम्मे छोड़ता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि इन लोगों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर देना चाहिए। अगर अदालतें नहीं करती है तो आप तो कर सकते हैं। मित्रों, आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा कि हाफिज सईद जैसा आतंकी जो पाकिस्तान में पल रहा है, पाकिस्तान के प्रेशर पर है, पाकिस्तान की मिलिट्री उसको सुरक्षा देती है, वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ा तो एक भी सीट नहीं पा सका। मतलब पाकिस्तान की जनता जो आतंकियों के बीच में पलती बढ़ती रहती है, जहाँ का सेना और आतंकी में कोई फर्क नहीं है, वहाँ पर हाफिज सईद जैसा आदमी एक भी चुनाव नहीं निकाल सका। लेकिन उसके फॉलोअर भारत में है। मुझे तो बड़ा चिंता हो रहा है उस दिन का जिस दिन हाफिज सईद ये सोचे कि यार पाकिस्तान में नहीं जीत रहा हूँ तो भारत में लड़ जाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में तो हाफिज जी कहने वाले चुने हुए मुख्यमंत्री रहे हैं, जो किसी प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री रहे, एक बड़े पार्टी के बड़े नेता रहे, वो आदरणीय हाफिज जी कह रहे हैं। तो कह रहे कि यार इससे तो ज़्यादा मान सम्मान मेरा भारत में मिल रहा है। आबू सलेम चुनाव लड़ने के विषय में सोच ही लिया था ना, और उसके पर्चा दाखिल और प्रस्तावक मिल ही गए थे ना इस देश में। तो ये हमारा देश है और हमारा राजनीति है, और मैं समझ रहा हूँ कि इसका
मुकाबला आप ही को करना है और आप ही कर सकते हैं। अपने मताधिकार के माध्यम से इनका बहिष्कार करें, इनको अपना एक वोट भी ना दें। ये लोग समझ जाएंगे कि देश की जनता बेवकूफ़ नहीं रही है और इसकी पहल मुसलमानों को करनी पड़ेगी। मुसलमान सबसे पहले इन्हें अपने वोट से महरूम करें। कहे कि कोई चोर, आतंकी, बदमाश पकड़ा जाता है, तुम उसको मुसलमान बनाने के चक्कर में रहते हो। मतलब है वो आतंकी और तुम उसको कह रहे हो वो मुसलमान है, जबकि ये पहले ही कहा जा चुका है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तो जब आतंक का धर्म नहीं होता, जो तो आतंकी पकड़ा गया था उसको धार्मिक रंग देने पर क्यों तुले हो? हम तुम्हारा बहिष्कार करते, हम तुमको वोट नहीं देंगे। तब जा करके हमारे नेतागण समझेंगे। मित्रों, एक और वाक्य, आज 2-3 चीज़ें ऐसे आई जो मुझे ये मजबूर किया कि मैं इस विषय पर अपना बात रखूं। आपको किसान आंदोलन याद होगा, वो अनियंत्रित भीड़ याद होगी जो दिल्ली में हमला बोल दी थी, ऐसे जैसे कोई विदेशी शक्तियों ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया हो। हमारे ही देश के नागरिक हमारे ही पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ करके ऐसे आ रहे थे जैसे कोई दूसरे मुल्क का लोग हमारे देश पर हमला करने आ रहा हो। उसमें एक सिख बेलगाम ट्रैक्टर को अचानक काटने के चक्कर में वो ट्रैक्टर पलटा और उसकी मौत हो गई। ये चैनलों पर, टीवी कैमरा पर और वहाँ पर जो सोशल मीडिया वाले लोग अपनी वीडियो बना रहे थे उस सब पर ये देखा गया कि उसका ट्रैक्टर पलट गया है। ट्रैक्टर पलटने से उसके शरीर में, सर में चोट लगा और उसका मौत हो गया। मैं उस वक्त एक टीवी चैनल के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था, मतलब फेसबुक लाइव पर बात कर रहा था। मैं भी वहाँ था और मैंने भी वो लाइव देखा, क्योंकि जब आप समाचार चैनल पर बात कर रहे होते हैं ना तो सामने 4-5 टीवी लग रही होती है, उसमें अलग अलग फुटेज दिखाई जाती है जो बाद में समाचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग वहाँ पर समाचार चैनल पर बैठ करके डिबेट में भाग लेते हैं ना, वो सामने होती है, उसको देख लेते हैं कि वो फुटेज आई है, क्योंकि अगर आपको कुछ बोलना पड़ेगा तो फुटेज आपके काम आएगा या आपको मदद करेगा। मैं एक समाचार चैनल के स्टूडियो में बैठा था, किसान आंदोलन के उस प्रदर्शन पर ही मैं अपना बात रख रहा था, उसी में वो दिखाया जा रहा था। और हमारे कान में जो ईयरफोन लगी रहती है वो चीज़ें सुनते हैं, वो आप नहीं सुनते हैं जो कान में हमारा आता है। हमारा एंकर बोलता है, हमारा यूनिट वाला बोलता है कि हाँ परमार जी अब आपका लाइव है, बोलिए अपना, आपका बोलिए, वो बोलता रहता है। एंकरों को तो और भी बातें बोली रहती है। आप देखते होंगे जैसे ये मेरे कान में नहीं है क्योंकि मैं ही आपको बोल रहा हूँ, मैं किसी टीवी चैनल पर बोलता हूँ, आप देखते होंगे ना ये चीज़ कान में लगी रहती है। वो कान में इसलिए लगी रहती है कि मैं सुनूं कि वो समाचार चैनल वाला क्या कह रहा है, या जो चीज़ सामने आ रही है उसकी वीडियो और ऑडियो मेरे को सुनाई दे। तो फेसबुक लाइव वाला सरदार कह रहा था कि देखिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, एक अनियंत्रित ट्रैक्टर से गिर करके एक सरदार की मौत हो गई है, एक किसान आंदोलन में ये मौत हो रहा है। चाहे बेशक एक ट्रैक्टर पलटने से हुई हो, लेकिन मौत तो किसान आंदोलन में ही जोड़ा जाएगा। तमाम अपनी अपनी भाषा में लोग बोल रहे थे। लेकिन तभी भारत के नेता विपक्ष की औकात तो खैर उनकी नहीं है, हैसियत नहीं है, लेकिन देश के सबसे पुरानी पार्टी और कल तक देश में सरकार में सुपर से ऊपर प्रधानमंत्री रहने वाले माननीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया और कहा कि ये पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। उसको प्रियंका गांधी ने भी रिट्वीट कर दिया कि पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। जांच आयोग बैठी, डॉक्टरों को कोर्ट के आदेश पर दिया गया कि भाई आप इसकी जांच करिए। डॉक्टरों ने जांच करके कहा कि भाई इसके शरीर के किसी भी अंग से कोई गोली तो मिला ही नहीं, ये तो सर में चोट लगने से उसकी मौत हुई है। उस आंदोलन को दुनिया के लोगों ने, कनाडा के प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा कि किसानों पर गोली चलाई जा रही है, वहाँ पर पुलिस बेलगाम हो गई है। दुनिया में कई पार्लियामेंट और कई संसदों, देश के संसदों में ये वक्तव्य उठा। क्यों? क्योंकि नेता विपक्ष ने उस बात को कहा था। आज जब डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है और ये साबित हो गया है कि वो ट्रैक्टर पलटने से हुआ है, उस बयान का जो नुकसान भारत और भारतवंशियों को हुआ है, क्या राहुल गांधी को आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा करके उसकी भरपाई की जा सकती है, या ये ऊपर से उससे भी ऊपर का मामला है? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना कहने के लिए उसमें हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी को बैन लगा दे। क्योंकि जैसे राहुल गांधी को बैन लगाने की बात कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी कहेगी, कांग्रेस को चुनावी लाभ मिल जाएगा। क्योंकि हमारे देश में सिंपैथी बड़ा काम करता है, हमारे देश में सिंपैथी होता है। राजीव गांधी जी का देहांत हुआ था तो कांग्रेस को बहुमत मिल गई थी,
उसी तरह से कोई अगर किसी का देहांत हो जाता है तो बहुत मिल जाता है। हमारे देश में कोई नेता का मौत हो जाए तो उसके आवारा नालायक नकारे बेटे को चुनाव में जीत हासिल हो जाती है, क्योंकि सिंपैथी लहर होती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सिंपैथी लहर नहीं लेने देंगे कांग्रेस को, इसीलिए कांग्रेस पर प्रतिबंध नहीं लाए। उन्होंने ममता बनर्जी के उस आतंक, गुंडई और बदमाशी तक को जो उन्होंने बंगाल के महिलाओं के साथ किया, बंगाल के लोगों के साथ किया, अपने विरोध के राजनीतिकों के साथ किया, उस पर नरेंद्र मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया कि ममता बनर्जी को सिंपैथी का लाभ न मिल जाए। कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर गया था बंगाल में जब सीबीआई के टीम को वहाँ के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। राष्ट्रपति शासन लगाने का सबसे पुख्ता और सबसे सॉलिड मौका था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीबीआई वाले को अगर कूट पीट भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, सीबीआई में बहुत सारे लोग हैं, 2-4-10 मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता, हमको चुनावी लाभ लेना है, नुकसान नहीं उठाना है। हालांकि उसका हुआ उलट। ममता बनर्जी के लोगों में इतना खौफ बंगाल में हो गया कि यार जो आदमी सीबीआई को घेर करके पीट सकती है, बंद कर सकती है, वो हमारा क्या करेगी। लोग डर के मारे उसको बोल दिए। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि सुपवा कई गत चलनी या की गत हमरो कौन गत हो है अल्लाह बना तो भीतर रहो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक लड़की की शादी हुई तो पता चला कि उसकी सास बहुत कड़क मिजाज है, बड़ी गुस्से वाली है और बहुत मारती पीटती है। लोगों ने कहा कि भाई अब ये शादी नहीं होगी क्योंकि सास बहुत कड़क है और बहुत उग्र स्वभाव की है। लड़की ने बोला कि नहीं, मुझे यही शादी करना है और मुझे कोई कुछ नहीं होगा माता जी। वो अपने माँ को बोली, मम्मी तुम परेशान मत हो, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को शादी इसी से करना है, यहीं पर करना है। बड़े लोग समझा भैया बेटा ये बड़ा घोषित है कि वो मतलब आतंक फैलाए हुए है अपने घर में, अड़ोस पड़ोस परिवार में सब लोग उसे डरे रहते हैं। तुम तो नहीं, मैं जाओ। शादी हो गया तो जो डोली होते ना, जो हमारे अब तो लोग गाड़ी में जाते, पहले डोली सवारी में जाते थे, तो उस अपने माँ से कहा कि हमको 3 चीज़ दे दीजिए डोली में। तो बोले क्या? बोला एक सूप, एक चलनी, एक दौरी और एक छोटा सा लाठी डंडा। बोले इसका क्या करेंगे? नहीं, दे दीजिए। अब वो सूप चलने गए, जैसे उसने सास ने उसको उतार कर अंदर दी, बहू अंदर गई, वो सूप चलने और उसको खूब लाठ से पीटने लगी, खूब पीटने लगी। तो उसकी सास आई, बोला बहू ये काहे पीट रही हो? बोला जी मुझे थोड़ा सा भी अगर कुछ मेरे मन मर्जी का नहीं लगता ना तो मैं बड़ा गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ कोई पीटने वाला नहीं था तो मैं क्या करी, सूप को पीट करके संतुष्ट हो लेती हूँ। तो ये मेरा स्वभाव है माता जी। सास तुरंत से बाहर निकली, हे भगवान ये कैसा अच्छा हुआ है, कैसी बहू मिल गई भाई। तो वही कह रही थी कि सुपवा कई गत चलनी या कई गत हमरो कौन गत हो है अल्लाह बना तो भीतर रहो। मतलब सूप का अगर ये दुर्गति कर रही है बहू तो मेरा क्या करेगी। इसलिए हे जबान तू भीतर ही रहना, गुस्सा मेरे बहू पर मत उतारना। मित्रों ये स्थिति आई है, इस पर मैं क्या कहूँ ये आपके जिम्मे लगाता हूँ। मित्रों हमारे देश में राजनीति विरोध के लिए किसी हद तक चले जाना देश में आम विश्वास के लिए घातक होगा, खतरनाक होगा, क्योंकि हमारे नेताओं के बयानों को दुनिया इस्तेमाल करती है, दुनिया उसका फ़ायदा उठाती है। और अगर यही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि नेता बोलते रहेंगे और जनता उसको सुनेगी नहीं। ये दिन आने से पहले नेताओं को ये बात समझ लेना चाहिए कि हमें संकुचित होकर के नहीं, संयमित होकर के बयान देना चाहिए। और चुनाव लाभ तभी होगा जब चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा होगा। आज की युवा पीढ़ी चुनावी प्रक्रिया में अपने आप को नहीं रख रही है। क्यों? क्योंकि हमारे नेतागण चुनाव को मखौल बना दिए हैं, गुंडई का अड्डा बना दिए हैं। इसके पहले कि लोकतंत्र से देश का भरोसा उठ जाए, बयानबाजी से लोगों का भरोसा उठ जाए, नेताओं को चाहिए कि वो आम जन में भरोसा कायम रखें और आतंकवाद और ऐसे मुद्दे पर तो कम से कम गलत बयानी ना करें जिससे दुनिया की शक्तियाँ हमारे देश के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकें। मित्रों आप इस पर रोक लगा सकते हैं चुनाव के माध्यम से। कोई कोर्ट नहीं लगा सकते, कोई सरकार नहीं लगा सकती, कोई इच्छा शक्ति उन लोगों में नहीं है, लेकिन आप में है। अगर आप चाहें कि इस देश में इस तरह की बयानबाजी और फालतूबाजियों का कोई स्कोप ना हो तो आप उनके विरुद्ध मतदान करिए, उनका मनोबल तोड़िए, उनका हौसला तोड़िए और उनको बताइए कि हम जानते हैं
आपको पहचानते हैं, आप हमारे साथ दगा करते हैं, हमारे देश का नाम बदनाम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबसे प्रणाम करता हूँ कि आप अपने अधिकार को जानिए, अपने आप को पहचानिए और नेताओं के इस दोहरे मानसिकता को पहचानिए, तभी जा कर के लोकतंत्र कायम रहेगा और हमारे देश का मान दुनिया में बढ़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।